प्यारे सामीन, आपका अपना यूट्यूब चैनल आस कस्ती आपके सामने। हमारा मानना है अगर आप पूछेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। प्यारे नाजरीन, हमने गुज़श्ता वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया एलिमेंट नंबर 3.1 हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर और परफॉर्मेंस के अंदर क्या रिलेशनशिप है, और साथ ही हमने इसके इंडिकेटर्स जाने। आपके को वर्कर्स का, अपने फेलोज़ का आपके कल्चर बनाने में क्या किरदार है, वो किस तरह उस पर असरअंदाज होते हैं, पीयर प्रेशर क्या होता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट नंबर 3.2, जिसमें हम बात करेंगे इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पर। किस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर इम्प्रूव किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए हम मैनेजमेंट की कमिटमेंट और उनकी लीडरशिप को डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटेंट वर्कर्स कौन होते हैं, कैसे बनते हैं। फिर हम देखेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, किस तरह बात को सेंडर से रिसीवर के एंड पर अच्छी और मौसर तरीके से पहुंचाया जा सकता है। और फिर हम कोऑपरेशन और कंसल्टेशन को देखेंगे, मशावरत और मालूमात का तबादला कैसे होगा, किस तरह एक दूसरे से मशावरत की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा। और आखिर में हम ट्रेनिंग पे बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही अहम जुज़्व है किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का। चलिए शुरू करते हैं आज के एलिमेंट 3.2 हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट कमिटमेंट और लीडरशिप की। मैनेजमेंट की कमिटमेंट टॉप लेवल से शुरू होती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक पॉलिसी बनाते हैं और गोल सेट करते हैं, प्रायोरिटीज़ बनाते हैं, कौन सा काम पहले करना है। और इन्हीं से हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। वर्कर्स इनको देख के काम करते हैं। जब वो जानते हैं कि हमारी मैनेजमेंट सेफ्टी के अंदर इन्वॉल्व है, उसको अहमियत दे रही है, तो वो ज़्यादा दिल से काम करते हैं। और ये एहसास ऊपर से नीचे टॉप मैनेजमेंट से फ्लोर लेवल तक कास्केड होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। अब अगर मैनेजमेंट अपना इंटरेस्ट शो नहीं करती, कमिटमेंट शो नहीं करती, लीडरशिप नहीं दिखाती, तो क्या होगा, लोग से हेल्थ एंड सेफ्टी से प्यार करना छोड़ देंगे, कल्चर ख़राब होने लग जाएगा। अब कैसे पता चला कि लोग इन्वॉल्व हैं या नहीं, टॉप मैनेजमेंट अपनी कमिटमेंट निभा रही है या नहीं। इसका पता चलेगा विजिबल लीडरशिप से। जब बिहेवियरल सेफ्टी पे काम होगा, लीड बाय एग्जाम्पल, बड़े लीडर की तरह काम होगा, सारी मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी ऑडिट्स के अंदर, सर्वेस के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, और वो सेफ्टी पर बोलते नज़र आएंगे और सेफ्टी के प्रोसीजर्स के अंदर उनका किरदार नज़र आएगा। तो तब हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट कमिटमेंट मौजूद है। जब कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे, लोगों की सुनवाई होगी, उनकी बात पर तवज्जो दी जाएगी। कॉम्पिटेंट वर्कर्स कौन होते हैं? कॉम्पिटेंट वर्कर निबोश के मुताबिक ऐसा आदमी जो कैपेबल हो, आइडेंटिफाई करने के काबिल हो हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्क को, और उसके अंदर पावर हो, अथॉरिटी हो कि वो उसको कंट्रोल कर सके, अपनी बात मनवा सके, उसको अथॉरिटी मिली होनी चाहिए। या दूसरे लफ्ज़ों में बोलें, ऐसा आदमी जो केट रखता हो, KATE, यानी उसके पास नॉलेज हो, उसके पास एबिलिटी हो, ट्रेनिंग उसने ली हो और एक्सपीरियंस भी रखता हो। तो जब ये चार बातें और इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके एटीट्यूड में होनी चाहिए मौजूद हों, तो एक आदमी बेहतरीन वर्कर बन जाता है निबोश के मुताबिक। तो ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है, इसको याद रखिए। अब आती है बात कम्युनिकेशन पे, मालूमात की तरसील। अब मालूमात एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है तो उसका मतलब बदलने का डर है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे बात करता है निबोश। इफ़ेक्टिव का मतलब बेहतरीन तरीके से जैसा बताया जाए वैसा ही अगर आगे तक पहुँचे, और तो इसको बोलते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 तरीके बताए गए हैं निबोश के सिलेबस में। पहला है वर्बल, यानी बोल के, अल्फाज के इस्तेमाल से, रिटर्न लिख के, या तीसरा ग्राफिक, तस्वीरी शक्ल में। अब वर्बल पर्सनल छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वर्बल से भी काम लिया जा सकता है। कम्युनिकेशन दू बदू फेस टू फेस हो जाती है, बड़ी क्विक है, फास्ट है, डायरेक्ट है, चेकिंग करनी आसान है कि अगले को समझ आई है या नहीं, उसका फीडबैक मिल जाता है।
तो ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ खदशात हैं। खदशात ये है कि हो सकता है सामने वाले को आपकी पूरी बात की समझ ना आ रही हो, लैंग्वेज बैरियर हो, कोई ज़ुबान का फ़र्क हो, या आपका एक्सेंट ऐसा है, आपका डायलेक्ट, आपका बोलने का अंदाज़ ऐसा है जो अगले की समझ में नहीं आ रहा। आप कोई टेक्निकल वर्ड्स बोल रहे हैं, जार्गन्स यूज़ कर रहे हैं, तो जार्गन्स का यूज़ भी, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अक्सर समझ नहीं आती। फिर एम्बिग्विटी हो सकती है, सुनने वाले के सुनने में कोई मसला हो सकता है, वो बहरा हो सकता है, और हो सकता है कि मिस इंफॉर्मेशन, पूरी बात पूरी पहुंचाई ना जा रही, कुछ एलिमेंट मिस किए जा रहे हैं, रिदम ठीक ना हो, ऑर्डर में सही ना हो, पुअर क्वालिटी यूज़ की जा रही हो, माइक्रोफोन में, टेलीफोन में कोई पीए सिस्टम अगर यूज़ किया जा रहा है तो उसमें मसला हो सकता है। तो काफ़ी खदशात भी मौजूद हैं। रिटर्न में भी ये खदशात हैं। गो के रिटर्न दिखने में अच्छा लगता है, आई कैचिंग है, आसानी से किसी को लिख के दिया जा सकता है, इसमें कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं, डायलेक्ट एक्सेंट का इशू नहीं। लेकिन खदशात ये हैं कि आगे सुनने वाला क्या पढ़ा लिखा है, आपकी बात को समझ सकता है। खदशात ये हैं कि हो सकता है आपके इंग्लिश लिखने का स्टाइल, आपका सिंटैक्स ठीक नहीं, फ़िक्रे ठीक नहीं, टेंसेस ठीक नहीं, स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो सकती हैं, हो सकता है टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई हो, लेकिन यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज को तो दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी कुछ खदशात हैं और फ़ायदे। ग्राफिक्स में फ़ायदा ये कि एक तो नज़र आता है वाज़े, कोई पोस्टर लगाए जा सकते हैं, लेबल लगाए जा सकते हैं, पढ़ने वाला इजीली उसको समझ सकता है। लेकिन खदशात क्या हैं? वही खदशा के हो सकता है पढ़ने वाले को वो उससे कोई और मतलब ले रहा हो। यहाँ पर पोस्टर के अंदर साइंस लगाए जाते हैं तो साइंस की कई दफ़ा समझ नहीं अगले को, पिक्टोग्राम्स यूज़ होते हैं, तो यहाँ ट्रेनिंग के एलिमेंट का असर है। फिर पोस्टर्स कई दफ़ा आधे फट जाते हैं तो मालूमात आधी ख़राब हो सकती हैं, फेड हो जाते हैं, वक्त के साथ पेंट उतर जाता है, तो ये खदशात मौजूद रहते हैं। अब नाजरीन, इन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए वर्बल, रिटन और ग्राफिक को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, मालूमात को बड़े लेवल पे पहुंचाया जाता है। नोटिस बोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर हम पोस्टर्स लगा सकते हैं, डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए हम ईमेल, मेमोज निकाल सकते हैं, लेटर्स निकाल सकते हैं, या वीडियोस बना सकते हैं, जैसे आज की ये सीरीज़, इसके अंदर ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। इसी तरह हम हैंड बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टूल बॉक्स टॉक, काम से पहले लोगों को थोड़ी सी सेफ्टी पे आगाही दी जा सकती है 5 से 10 मिनट के लिए। इस छोटी डिस्कशन को टूल बॉक्स टॉक कहा जाता है। अब बात करते हैं कॉपरेशन और कंसल्टेशन पे। लोगों से मशावरत करनी बहुत अहम एलिमेंट है। अगर लोगों को एक तरफा बताया जाए तो इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे ट्रेनिंग के अंदर दिया जाता है, लेकिन अगर उनका फीडबैक भी लिया जाए, ये 2 वे हो, तो इसको कंसल्टेशन कहते हैं। मशावरत कब कब करनी चाहिए? जब कोई नई टेक्नोलॉजी आए, जब कोई मैनेजमेंट में चेंज आ जाए, जब कोई प्रोसीजर बदल जाए, तो इस तरह के सिचुएशंस में कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। और ILO का कन्वेंशन C55 उसका आर्टिकल नंबर 20 और ILO की रिकमेंडेशन 164 उसका आर्टिकल नंबर 12 इसको लीगल बाउंड करता है कि ये कानूनी हक है हर एम्प्लॉय का कि उससे बातचीत की जाए, उससे मशवरा लिया जाए। अब ये कंसल्टेशन 2 तरह से हो सकती है। एक तो ये कि डायरेक्ट कंसल्टेशन की जाए, छोटी कंपनीज में आसान है, आदमी के साथ फेस टू फेस बात की जाए, उसका फीडबैक लिया जाए और मसाइल हल किए जाएं। दूसरा रास्ता है थ्रू वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स, कमेटीज़ के हेड या यूनियन के हेड से बात की जाए, उसके साथ मसाइल पूछे जाएं, उसको हल दिए जाएं और ताकि वो जाके अपने लोगों को उनका हल बता सके। अब बात कर लेते हैं कमेटी। सेफ्टी कमेटी या फोरम बनाना बहुत अहम है। कमेटी कौन हेड करेगा, कमेटी कितनी दफ़ा मिलेगी, एक महीने में, एक हफ्ते में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, कौन मिनट्स ऑफ मीटिंग यानी अहम पॉइंट्स लिखेगा और कब कब इसका फॉलो अप लिया जाएगा। तो ये वो सारी चीज़ें मीटिंग के एजेंडे में होनी चाहिए। मीटिंग में क्या डिस्कस किया जा सकता है? मीटिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, जैसे सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स पे बात हो सकती है, रिपोर्ट्स पे बात हो सकती है, रिएक्टिव और एक्टिव मॉनिटरिंग पे बात हो सकती है, इंफॉर्मेशन के बारे में किस तरह इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाया जाए, इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग पे बात हो सकती है, कम्युनिकेशन, PPEs पे बात हो सकती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक सेफ्टी की कमेटी के किसी एक फोरम के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग एक प्लान और फॉर्मल प्रोसीजर है, एक रस्मी तरीकाकार है जिसके ज़रिए नॉलेज और स्किल्स को टीचर या मेंटोर के ज़रिए
आगे पहुंचाया जाता है और वर्कर्स सारी चीज़ें जान जाते हैं। ट्रेनिंग एक बहुत ड्रामेटिक इफ़ेक्ट रखने वाला एक जुज़्व है। ट्रेनिंग के ज़रिए हम अपने वर्कर्स को बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उनको हम हैज़र्ड्स, रिस्क्स, रूल्स और प्रोसीजर्स बता सकते हैं, प्रिकॉशंस बता सकते हैं, इमरजेंसीज़ के बारे में बता सकते हैं और साथ ही साथ रिपोर्टिंग प्रोसीजर बता सकते हैं, किसको कब बताना है, कैसे बताना है, कैसे रिपोर्ट करनी है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आगाही दे सकते हैं। और साथ ही साथ हम डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स या कॉन्सिक्वेंसेस, हादसा होने के नतीजे में क्या क्या आफ्टर मैथ आ सकते हैं वो बता सकते हैं। तो ट्रेनिंग जब कोई नया आदमी आए उस वक्त भी दी जानी चाहिए, जिसे इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो कि रेगुलर चलती रहनी चाहिए। तो ट्रेनिंग के अंदर तमाम एलिमेंट्स को कवर करना चाहिए ताकि हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर इम्प्रूव किया जा सके। अब तक नाजरीन हमने जान लिया कि हेल्थ एंड सेफ्टी के कल्चर को कैसे इम्प्रूव करना है और हमने इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को देखा कि क्या कमिटमेंट का क्या रोल है, टॉप मैनेजमेंट की लीडरशिप का क्या रोल है। फिर हमने देखा कि कंसल्टेशन और कोऑपरेशन के बारे में हमने जाना। फिर हमने देखा कि किस तरह मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को इस्तेमाल किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और अल्टीमेटली हमने ट्रेनिंग के फ़ायदे जाने। अब ये कुछ अहम सवालात हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस तरह से कि कोई भी मेथड लिया जा सकता है कम्युनिकेशन का, चाहे वो वर्बल है, रिटन है या ग्राफिक है, और उसके बेनिफिट्स या लिमिटेशंस पूछी जाएंगी। फिर पूछा जा सकता है कि इन्वॉल्वमेंट या कंसल्टेशन या कोऑपरेशन किस तरह यकीनी बनाई जा सकती है। फिर ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या बातें डिस्कस करनी चाहिए और इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या मज़ीद बेहतरी लाने के लिए आप कौन से टॉपिक को ऐड कर सकते हैं। तो नाजरीन इनके सवालात आप किताब से ज़रूर ढूंढिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की ये किस्त। ये चैप्टर इंतहाई अहम है और अगली किस्त में मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ 3.3 एलिमेंट के साथ। तो तब तक सेफ रहिए, लोगों को सेफ रखिए और देखते रहिए आस्क अस्ती।